हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। आइए, हमारा सेशन चल रहा था हाइड्रोजन का, जहां पे अपन ने पहले दिन हाइड्रोजन इंट्रोडक्शन के बारे में अपन ने पूरी जानकारी, उसका पूरा इंट्रो लिया। आज अपन दूसरा टॉपिक हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़ने जा रहे हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं इसके बारे में और सेशन को चालू करते हैं। लेकिन चालू करने से पहले आपको सेशन को क्या करना है, शेयर करना है, अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन के अपन ने इंट्रो ले चुके हैं पूरा, ठीक है। अब आते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स पढ़ेंगे, लेकिन उस पढ़ने से पहले क्या करना है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहता है, जेड एक्स से, ठीक है। जहां पे ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एक्स क्या होता है, उस एलिमेंट का क्या रहता है, सिंबल रहता है, प्रतीक रहता है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जो सिंबल रहेगा, जो प्रतीक रहेगा, वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको क्या करना है, और ये भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो आइसोटॉप्स में यही इंपॉर्टेंट है कि जेड जो एटॉमिक नंबर रहता है वह क्या रहता है, वह सेम रहता है। और जो एटॉमिक मास रहता है ना, वो चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो अपन यहां से यह भी कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन परिवर्तित, न्यूट्रॉन परिवर्तित, न्यूट्रॉन भी चेंज होता रहेगा। अर्थात समस्थानिकों में क्या रहता है, न्यूट्रॉन क्या रहता है, चेंज रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। आइए, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के वे भिन्न रूप, एक ही तत्व के वे भिन्न रूप जिनमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है और द्रव्यमान संख्या अर्थात एटॉमिक मास क्या रहता है, अलग अलग होता है। क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और एक लाइन अपन एक और यहाँ से समझ सकते हैं, जो आपको मैंने बता दिया है। एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है, अलग अलग रहती है। इस बात को आप ध्यान रखना, किसके न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है, अलग अलग रहती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो चुकी है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। आइए, किसी भी एलिमेंट के आपने क्या देखा है, अपन ने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब अपन ने एलिमेंट आपको चैप्टर पढ़ाया था, तत्व आपको पढ़ाया था। तो वहां पे तत्व में आपको क्या बताया था, दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो फिजिकल होती है, एक होती है केमिकल। एक होते हैं भौतिक गुण, एक होते हैं रासायनिक गुण। एक होते हैं भौतिक गुण, एक होते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण होते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो काय पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है जेड पे, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। किस पे निर्भर करती है, जेड पे, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक, जो भी आदि जितने भी चीजें होती है, घनत्व, वो काय पे निर्भर करते हैं, वो निर्भर करते हैं ए अर्थात मास पे। किस पे, भार पे। क्योंकि आप फिजिकल भी कोई चीज है उसको अपन कैसे महसूस कर सकते हैं, जैसे ये बुक है तो इसके भार है, इसका कुछ ना कुछ भार है, तो अपन ने कैसे देखा, इसके भार से देखा। तो ये फिजिकल है, इसको अपन ने टच करके देख सकते हैं, तो क्या हो गया, फिजिकल को हमेशा कैसे देखा जाता है, मास से। और केमिकल को क्या देखा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ठीक है। आइए, तो अपन ने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है, मास पे। और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है, जेड पे। तो अपन ने इससे परिभाषा से अपन ने क्या सीखा, आइसोटॉप्स की परिभाषा क्या होती है, एक ही तत्व के वे भिन्न रूप जिनमें क्या होता है, एटॉमिक मास तो क्या रहता है, अलग रहता है, और एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या रहता है, समान रहता है। तो परमाणु क्रमांक पे क्या निर्भर कर रहा है, केमिकल गुण। क्या निर्भर कर रहा है, केमिकल गुण। तो अर्थात आपने यहाँ से क्या सीखा, आपने यहाँ से यह सीखा, तत्वों के रासायनिक गुण समान रहते हैं। क्या रहते हैं, समस्थानिकों में तत्वों के रासायनिक गुण समान रहते हैं और भौतिक गुण क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एटॉमिक मास हर जगह डिफर आएगा, एटॉमिक मास सेम नहीं आएगा। और यहाँ पे जेड हमेशा सेम रहता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आई होप आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अब आपने बोला इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई तो इनकी क्रियाशीलता भी सेम होनी चाहिए थी तीनों की। क्योंकि रासायनिक गुण पे क्या देखते हैं अपन, क्रियाशीलता ही देखते हैं अभिक्रिया में। तो यहाँ पे अब ये देखा गया, केमिकल एटॉमिक नंबर सेम था, लेकिन इनकी क्रियाशीलता क्या थी, अलग अलग आई, तीनों की अलग आई, डिफर आई। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद इन तीनों की क्या आया, इन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात क्रियाशीलता क्या आई, अलग अलग आई। क्रियाशीलता अलग आने का कारण क्या था, क्रियाशीलता अलग आने के कारण था बंद ऊर्जा। क्या था, बंद ऊर्जा, ठीक है। बंद वियोजन, एंथैल्पी या बंद ऊर्जा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद इनकी क्रियाशीलता डिफर आई थी। उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था उनकी बॉन्ड एनर्जी। क्या था, बंद ऊर्जा या बंद वियोजन ऊर्जा, ठीक है।
इस बात क्लियर? बंद ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी बंध के निर्माण में तोड़ने में दी जाने वाली ऊर्जा उसकी क्या कहलाती है? बंध ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं, सेशन को चालू करते हैं। यहाँ तक बात है आपके क्लियर हो गई? अपन ने क्या पढ़ा? एक ही तत्व के वे भिन्न रूप जिनमें परमाणु क्रमांक समान में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। अर्थात समस्थानिकों में क्या होता है? न्यूट्रॉन परिवर्तित होता रहता है, न्यूट्रॉन सेम नहीं आएगा। नंबर दो बात अपन ने क्या पढ़ी? आइसोटॉप्स फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है? मास पे निर्भर करती है। और केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे निर्भर करती है। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है? आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहते हैं, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और मास क्या होता है? बदलता रहता है, तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? डिफर आएगी। ठीक है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने के बावजूद इनकी क्रियाशीलता में अंतर आया। क्रियाशीलता में अंतर तो नहीं आनी चाहिए था, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो आपने सेम कर दी, लेकिन अंतर आने का कारण क्या था? बॉन्ड एनर्जी इसका कारण था। और आगे इसमें चर्चा कर दूंगा, आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आइए अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड टाइट्रियम। ठीक है, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है टाइट्रियम, तीसरा होता है पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा टाइट्रियम। पहले को रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 से, तीसरे को रिप्रेजेंट करते हैं 1H3 से। ZX से आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ZX से। तो यहाँ पे Z सेम है तीनों में, एक 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 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे मास क्या है इसका? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो गया? मास अलग अलग है, तो अर्थात ये क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो गए। ठीक है, आइए अब इनमें देखते हैं। पहला पढ़ते हैं प्रोटियम के बारे में। हाइड्रोजन का मुख्य रूप से सामान्य प्रोटियम को क्या बोला जाता है? सामान्य हाइड्रोजन बोला जाता है। और पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति कितनी है? 99.98%। सबसे ज्यादा कोई समस्थानिक पाया जाता है तो वह कौन सा है? प्रोटियम है। और ये अपवाद लिख लेना, दैट इज ये क्या है? ये अपवाद है। बिकॉज अपवाद आप कहेंगे अपवाद क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 आएगी, और एक तो प्रोटॉन की संख्या 1 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो न्यूट्रॉन की संख्या एकमात्र था जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, दैट इज कॉल्ड प्रोटियम। हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 पाई जाती है? दैट इज कॉल्ड प्रोटियम कहलाता है। नंबर 2 दो सवाल अपने यहां से क्लियर होते हैं। नंबर 2 सवाल, आइए ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब आते हैं ड्यूटेरियम पे। प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, ड्यूटेरियम पृथ्वी पे कितने रूप में पाया जाता है? सामान्य हाइड्रोजन जो हमारे अर्थ पे पाई जाती है उनमें 0.016% ड्यूटेरियम पाया जाता है। और जो मुख्यतः किसके रूप में है? एचडी के रूप में। किसके रूप में? एचडी के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। आइए नंबर 3, टाइट्रियम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? टाइट्रियम होता है 1s3। ठीक है, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, न्यूट्रॉन 2 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए? नहीं? तो आपने क्या देखा? तीनों में न्यूट्रॉन क्या है? डिफर आए हैं, अलग अलग आए हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? आइए, तीनों में इलेक्ट्रॉन क्या है? तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम और न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग। पृथ्वी पे इसकी क्या है? कंसंट्रेशन बहुत कम है, 10⁻⁻18% है। और इसका अर्धायु काल होता है, वो भी आप लिख लीजिए, इसका टी हाफ होता है 12.33 ईयर्स। दैट सर्टेन है, याद रखें, लिख ले कॉपी में जब भी लिखें, 12.33 ईयर्स। ठीक है, टाइट्रियम हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो एक्टिव है? क्या है? रेडियो एक्टिव है, दैट इज आंसर टाइट्रियम। क्या कहलाता है? टाइट्रियम ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय, और रेडियो सक्रिय में क्या करता है? ये माइनस बीटा कण उत्सर्जित करता रहता है। कौन सा कण उत्सर्जित करता है? माइनस बीटा कण उत्सर्जित करता रहता है। यहां तक की बात क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल है, अब 2 सवाल पढ़ते हैं। हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है? कौन सा समस्थानिक है? टाइट्रियम। याद रखें, कौन सा समस्थानिक है? टाइट्रियम। नंबर 2 सवाल, हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक में प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहती है? समान रहती है, तो दैट इज आंसर आ जाएगा ड्यूटेरियम। प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन भी 1। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इससे आगे और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, भौतिक गुण जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको क्या बताया? फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करती है? फिजिकल प्रॉपर्टी निर्भर करती है अणुभार पे। किस पे निर्भर करती है? अणुभार पे। अगर मास ज्यादा है, अणुभार ज्यादा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी ज्यादा, भौतिक गुण भी क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जैसे भौतिक गुण आप पूछेंगे, भौतिक गुण क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गलन ऊष्मा इत्यादि जो भी होते हैं वो हमारे भौतिक गुण कहलाते हैं। और अगर अणुभार बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, गुप्त गलन ऊष्मा भी बढ़ेगी। ठीक है, आइए तो देखते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड टाइट्रियम में H2, D2 एंड T2। तो अब मेरे को बताइए अणुभार किधर से किधर बढ़ रहा है? आपने बोला सर अणुभार इधर से इधर बढ़ रहा है, अर्थात प्रोटियम से लेकर टाइट्रियम तक
अणुभार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मास यहाँ 1 2 यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अणुभार बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और गलन उष्मा अर्थात कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो S2 ये हो गया, D2 सबसे ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्राइटियम का ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसका 2 AMU हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, आइए। ठीक है, और एक और बात कई बार पूछा जाता है कि भारी जल, भारी जल किसको कहा जाता है, D2O को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, D2O को कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक इसका समझने की कोशिश करते हैं क्या है। आइए, बॉन्ड एनर्जी। बताइए क्रम क्या होगा। मोलिकुलर वेट इधर से इधर आने पे बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बंद ऊर्जा का क्रम, H बॉन्ड H लेस देन D बॉन्ड D लेस देन T बॉन्ड T। ठीक है, देखो मोलिकुलर वेट बढ़ता है तो क्या होता है, IMF इंटर मोलिकुलर फोर्स, अंतरनाभिकीय बल में क्या होती है, वृद्धि होती है। अंतरनाभिकीय बल में वृद्धि होती है तो क्या होता है, अंतरनाभिकीय बल में वृद्धि होती है तो नाभिक है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दृढ़ता से बांध लेता है, और दृढ़ता से बांध लेने के कारण उसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाने के कारण उसकी बंद ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्या समझ में आया आपको। बंध सामर्थ्य प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है तो बॉन्ड क्या होता है, नाभिक भारी कोश के इलेक्ट्रॉन को दृढ़ता से जकड़ लेता है, और दृढ़ता से जकड़ लेने के कारण वो जितना ज्यादा टाइट होगा, जितना ज्यादा उसकी क्या कर देगा, साइज को कम कर देगा, और कम कर देने के कारण उसको क्या है, उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो वहां पे क्या हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम हो जाती है और ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो बॉन्ड आपको समझ में आ गया क्रम इसका, भार बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। आइए और एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेंगे। एसिड स्ट्रेंथ, अब देखो CH3 COOH या CH3 COOD। अब बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य किसकी ज्यादा होगी। अम्लीय सामर्थ्य अच्छा अम्ल कौन सा होता है, जो H+ आसानी से दे देता है, वह क्या कहलाता है, अच्छा अम्ल कहलाता है। जिसके आप देख रहे हैं इधर से इधर क्या हो रहा है, बंध सामर्थ्य बढ़ रही है, छोटा होता जा रहा है, निकालना मुश्किल होता जा रहा है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, ऊर्जा ज्यादा, स्थायित्व कम। और ऊर्जा और स्थायित्व में क्या हो रहता है, रिलेशन उल्टा रहता है। अगर ऊर्जा ज्यादा है तो स्थायित्व कम रहेगा, और स्थायित्व को अगर आपको बढ़ाना है तो ऊर्जा को आपको कम करना पड़ेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये हो जाएगा, और इसका ध्यान रखना, ये कितना रहता है, 3 टाइम ज्यादा एसिडिक रहता है, 3 गुना ज्यादा रहता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, पूरा आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है। कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जब तक हमारे पुराने वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, सब्सक्राइब अवर चैनल।